हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी। जी हाँ, एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर हम आज वाटर स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि रहेगा स्ट्रेस फिजियोलॉजी पे। तो बहुत बेसिक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे, अपन समझेंगे सारी चीजें। जैसे सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे आप, स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस का मतलब समझिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि उसके लिए जरूरत की सारी चीजें फेवरेबल रहती है, जरूरत की सारी चीजें का मतलब हो गया उसके लिए फूड अवेलेबिलिटी, उसके लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, उसके लिए एबायोटिक फैक्टर्स, यदि ये सारी चीजें फेवरेबल रहती है तो वो नॉर्मल ग्रोथ करता है। और यदि इनमें से कोई भी फैक्टर एडवर्स हो जाए तो उसकी नॉर्मल ग्रोथ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और इसी कंडीशन को हम स्ट्रेस कहते हैं। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं चाहे तो, स्ट्रेस का मतलब होता है एनी फैक्टर विच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ। तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेस की डेफिनेशन। एडवर्स इफेक्ट यदि आता है ग्रोथ के ऊपर तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। एक टर्म और समझेंगे अपन, ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रेस का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या इफेक्ट है? जैसे मान लीजिए कि किसी प्लांट के अंदर यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा और उस प्लांट की लीव जो है वो येलो कलर की हो जाएगी। तो येलो कलर की लीफ है वो स्ट्रेन है, मतलब येलोइंग ऑफ द लीफ वो स्ट्रेन हो गया। किसी प्लांट को मान लीजिए पानी नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो मुरझा जाएगा, वो स्ट्रेन कहलाता है। तो स्ट्रेन का तात्पर्य यही है कि इफेक्ट क्या है स्ट्रेस का। अब हम ये जो स्ट्रेन होते हैं इनको दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहला तो होता है, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है परमानेंट। प्लास्टिक मींस परमानेंट। अब इस प्लास्टिक स्ट्रेन के अंदर क्या होगा कि यदि एक बार कोई स्ट्रेस आया तो उसका इफेक्ट परमानेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑक्सीजन होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसके कारण परमानेंटली इनहिबिट हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन। दूसरा समझिए, स्ट्रेन का टाइप होता है, इसे कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है टेम्पररी। जैसे इलास्टिक रबर होता है, एक बार खींचोगे तो रबर फैल जाएगा, पर छोड़ोगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, उसे इलास्टिक कहते हैं, टेम्पररी। जैसे यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्टीमेटली फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाता है प्लांट्स के अंदर, C3 में फोटो रेस्पिरेशन। अब यदि टेम्परेचर वापस सही हो जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन वापस बंद हो जाता है और वापस नॉर्मल
C3 साइकिल चलने लगती है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये स्ट्रेस का इफेक्ट या तो परमानेंट हो सकता है या टेम्परेरी हो सकता है। दूसरा देखिए, प्लांट्स जब कभी भी स्ट्रेस आता है तो उसके लिए प्लांट्स के पास में दो स्ट्रेटजीज रहती हैं। प्लांट स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी दो स्ट्रेटजीज है देखें। पहली स्ट्रेटजी जो है इसे हम कहते हैं एक्लिमेशन। एक्लिमेशन, एक्लिमेशन का मतलब क्या होता है? एक्लिमेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। जैसे सपोज करिए कि आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपकी बॉडी क्या करेगी? स्वेटिंग करेगी। स्वेटिंग से पसीना निकलेगा और इससे कूलिंग होगी बॉडी की। पर यह शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी 24 घंटे है वो पसीना ही निकाल रही है। जब कभी भी शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट किए जाते हैं, दीज आर द शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट कभी भी हेरिटेबल नहीं होते। दीज आर नॉन हेरिटेबल। नॉन हेरिटेबल क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे ही नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे तो हेरिटेबल नहीं होंगे। ये तो बात हो गई नॉन हेरिटेबल की। अब जो दूसरे टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं एक्चुअली उनको बोलते हैं अडप्टेशंस। अडप्टेशंस, अडप्टेशन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन के लिए एक परमानेंट स्ट्रेटजी होना। जैसे मान लो कि कई प्लांट्स हैं वो लंबे समय तक डेजर्ट जैसी कंडीशन में ग्रो किए, तो उनके अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यूज आ गए, यानी इन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जब लंबे समय तक रहा जाता है तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलता है, उसे कहते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन का मतलब होता है कि परमानेंट चेंजेस इन द जीनोम। जीनोम में परमानेंट चेंजेस आ चुके हैं, और ऐसे चेंजेस जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, क्योंकि क्या लिखा अपन ने कि ये परमानेंट है, ये डीएनए के अंदर आ चुके हैं, तो ये तो हेरिटेबल होंगे ही ना। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लांट समझिए। टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल से स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सेंसिटिव प्लांट्स। और अब आप समझ सकते हैं कि यदि कोई प्लांट सेंसिटिव होगा तो जैसे ही स्ट्रेस आएगा सबसे पहले इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेस को लेकर के सेंसिटिव है। जब इसकी डेथ होगी तो हमें ऐसे प्लांट की तो बात ही नहीं करनी है, हमें तो उन प्लांट्स की बात करनी है जो स्ट्रेस में भी जिंदा रहे, उन्हीं की तो स्टडी करनी है अपने को यहाँ इस टॉपिक में। तो जो प्लांट सेंसिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी जल्दी डेथ हो जाती है, और अगर इनकी डेथ हो जाती है तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। अब दूसरे टाइप के प्लांट्स आते हैं, उन्हें कहते हैं रेजिस्टेंट प्लांट्स। ये है रेजिस्टेंट
प्लांट्स। रेजिस्टेंट प्लांट्स की अपनी दो कैटेगरीज होती है। रेजिस्टेंट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिंदा रहते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान जिंदा रहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका अवॉइड करना। ऐसे प्लांट्स जो स्ट्रेस होते हुए भी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं उन्हें कहते हैं अवॉइडर्स। और ऐसे प्लांट्स जो स्ट्रेस को अवॉइड भी नहीं कर सकते और स्ट्रेस में मरते भी नहीं हैं, इनको बोलते हैं टॉलरेंट प्लांट्स। टॉलरेंट प्लांट्स जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं, एक छोटी सी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि आप कोई जर्नी पे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपका जो सीट है उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और आपको इरिटेशन हो रही है। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ नॉइज स्ट्रेस फॉर यू, क्योंकि वो नॉइस आपके लिए सही नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो। सो दैट नॉइस इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेस फॉर यू। नाउ यू हैव टू वेज। वेरी फर्स्ट, put on your headphones in the ear and enjoy the music. आप अपना हेडफोन कान पे लगाओ, गाने सुनो। अब इस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? You are simply avoiding the stress. The stress is present outside the body, but what you are doing is you are avoiding it. आप गाना सुनकर के स्ट्रेस को अवॉइड कर रहे हो। स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ है, स्ट्रेस है, वो नॉइज है वहां पे, पर आपने म्यूजिक सुनकर के उस नॉइज को अवॉइड किया। इट मींस आपने फेस नहीं किया स्ट्रेस को। सो अवॉइडर्स डू नॉट फेस रियल स्ट्रेस। अवॉइडर्स हैं वो रियल स्ट्रेस को फेस ही नहीं करते। अब यदि ये रियल स्ट्रेस को फेस नहीं करेंगे तो इनकी ग्रोथ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मतलब आपके मूड पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। सो दे शो नॉर्मल ग्रोथ। इनकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होगी क्योंकि इन्होंने स्ट्रेस को फेस ही नहीं किया। अब टॉलरेंट का मतलब समझिए। सेम सिचुएशन है, आपके आसपास के लोग बहुत नॉइजी वॉल्यूम के अंदर बातें कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रही है, यू आर गेटिंग इरिटेटेड, पर अब आपके पास में ईयरफोन भी नहीं है। भीड़ इतनी है कि आप अपनी सीट नहीं चेंज कर सकते। यू आर फोर्स टू स्टे देयर ओनली। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप के कानों में वो आवाज जाती रहेगी और आपका मूड खराब होता रहेगा, आपको गुस्सा आएगा। इट सिंपली मीन्स यू आर फेसिंग द स्ट्रेस। टॉलरेंस डू फेस द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को फेस कर, और जब स्ट्रेस को फेस करेंगे तो ग्रोथ रिटार्ड होगी, ग्रोथ इज रिटार्टेड, ग्रोथ रुकेगी। तो ये हुआ हमारे पास में दो टाइप के जो प्लांट्स होते हैं स्ट्रेस की कैटेगरी में, सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट। एंड द रेजिस्टेंट प्लांट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, अवॉइडर्स एंड बीइंग टॉलरेंट। नाउ लेट्स talk about the next point of types of stress. For our convenience, we have divided the stress into two categories. पहली कैटेगरी है, ये है एबायोटिक स्ट्रेस की। यहां आपको मीनिंग समझना है कि एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब ऐसा स्ट्रेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है स्ट्रेस देने में। और दूसरी कैटेगरी होती है बायोटिक स्ट्रेस।
ऐसा स्ट्रेस जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोक रहा है, उसे कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। एक बार अपन छोटा सा बायोटिक स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी प्लांट के ऊपर किसी फंगस ने अटैक कर रखा है, तो ये एक टाइप का बायोटिक स्ट्रेस हो गया। किसी वायरस ने अटैक किया है, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है। ये जो 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कॉज डिजीज, सो दे आर रिगार्डेड एज पैथोजन। इट इज अ काइंड ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेस। अच्छा, यदि प्लांट के ऊपर हर्बीवोर्स ज्यादा हर्बीवोरी कर रहे हैं, हर्बीवोर्स जैसे एक हो गया एनिमल, जैसे एक हो गया इंसेक्ट, तो ऐसे टाइप का स्ट्रेस है, ये कहलाता है बायोटिक स्ट्रेस, जिसके अंदर प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होती है। और प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड कराने में कौन जिम्मेदार है? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं एबायोटिक स्ट्रेस की। एबायोटिक स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज नोन एज ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ऑस्मोटिक स्ट्रेस के बाद नंबर 2 इज हीट स्ट्रेस, एंड द थर्ड नंबर इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। थर्ड बीइंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या मतलब है इन तीनों? नाम से समझिए। ऑस्मोटिक स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जिसके अंदर प्लांट की ऑस्मोसिस प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट होती है। डायरेक्ट ऑस्मोसिस के ऊपर फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर की कमी होगी तो सीधा सीधा ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुकेगी, ऑस्मोटिक स्ट्रेस हो गया। दूसरा, अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर से आप समझिए कि क्या होने वाला है, ऑस्मोसिस है वो अफेक्ट होगी। अगर मान लीजिए चिलिंग हो जाती है, पानी ठंडा हो जाता है, तो जो चिल वाटर होता है वो कम मूव करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। सो इस कंडीशन में भी क्या हो गया हमारे पास में, ऑस्मोसिस प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट हो गया। हीट स्ट्रेस इनडायरेक्टली ऑस्मोसिस को अफेक्ट करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इनडायरेक्टली करेगा, पर ये जो 3 है, वाटर स्ट्रेस, सॉल्ट स्ट्रेस एंड चिलिंग स्ट्रेस, ये ऑस्मोसिस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते हैं, सॉरी करते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो ये इतना हमारे पास में हुआ। अब अपन बात करते हैं हमारे आज के पहले स्ट्रेस की, विच इज द वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक जो पानी की कमी से हो और दूसरा जो पानी की एक्सेस से हो। दोनों ही टाइप के स्ट्रेस है वो वाटर स्ट्रेस है, पर यूजुअली जब कभी भी वाटर स्ट्रेस बोला जाता है तो इसका मतलब हमें समझना है पानी की कमी हो गई है। अब वाटर स्ट्रेस जो होती है, उस वाटर स्ट्रेस के रीजन क्या है? रीजन आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश कर लीजिए। इमेजिन करिए कि ये कोई प्लांट सेल है। एक बार सोच लीजिए कि ये कोई प्लांट सेल है। अब इसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, सेल वॉल भी होगी, आप समझदार है तो इतना तो आप एक बार एडजस्ट कर सकते हैं यहां पे। तो ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में यदि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो इसे कहते हैं वाटर स्ट्रेस। सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो इसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं।
अब जरा दिमाग लगाइए कि ऐसा कब हो सकता है कि जब सेल के अंदर वाटर कम हो जाए। तो आपको रीजन समझ में आएंगे, जैसे मैं बताता हूं आपको। पहला रीजन तो ये है कि वाटर है ही नहीं बाहर, लेस वाटर आउटसाइड। सेल के बाहर पानी कम है। अगर सेल के बाहर कम है तो अंदर कैसे जाएगा? नहीं जा सकता, एक चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए मोर सॉल्यूट्स बाहर की साइड में है, आउटसाइड, तो एक रिवर्स ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाएगा। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, तो सॉल्यूट की वजह से सेल के बाहर पानी कम हो जाएगा, सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा, और पानी सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेल में पानी की कमी हो सकती है। अगर सेल के बाहर चिलिंग हो जाए, चिलिंग आउटसाइड, तो इससे क्या होगा कि चिल वाटर है वो स्लो मूव करता है। ठंडा पानी होगा ना, बर्फ वाला टाइप का सा, वो वाटर सेल के अंदर कम एंटर करेगा। और यदि वो वाटर सेल के अंदर कम एंटर करेगा तो सेल के अंदर पानी की कमी तो होगी ना। एक ये रीजन हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपीरेशन रेट हाई हो जाए। ट्रांसपीरेशन रेट इंक्रीज, तो ज्यादा वाटर लॉस होगा और इस कारण ज्यादा पानी का लॉस होगा, वाटर स्ट्रेस आ जाएगा सेल के अंदर। ये कुछ सेलेक्टेड टाइप के अपने पास में रीजंस है जिनसे वाटर स्ट्रेस आता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस के क्या इफेक्ट्स हैं? बेसिकली जितने भी अपने पास में स्ट्रेस है उनके इफेक्ट को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी हमारी होगी प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट। और दूसरी कैटेगरी हमारी होगी सेकेंडरी इफेक्ट। अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब यह होता है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी इफेक्ट्स कौन से होंगे और सेकेंडरी इफेक्ट कौन से होंगे? आप जरा दिमाग लगाओ कि आपके सामने एक सेल है जो मैंने अभी ऊपर बनाई। यदि इस सेल के अंदर पानी की कमी हो जाए, मान लीजिए मैं आपके लिए एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं कि ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर वाटर डिक्रीज हो गया, वाटर की कमी हो गई इस सेल में, तो सबसे पहले वाटर की कमी होते ही क्या होगा? वाटर की कमी होते ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होना, यह है पहला प्राइमरी इफेक्ट। वाटर जैसे ही डिक्रीज होगा तो आप यह भी लगा लीजिए कि सेल डिहाइड्रेशन होगी, और यदि सेल डिहाइड्रेशन होगा तो यह भी प्राइमरी इफेक्ट है, क्योंकि जो सीधा सीधा पानी की कमी से जुड़ा है। पानी कम, वाटर पोटेंशियल कम, पानी कम, सेल डिहाइड्रेशन। अब मैं आपको दो चॉइस देता हूं। यह मान लीजिए एक सेल है और मैंने सेल के अंदर दोनों चीजें बना दी है। सेल वॉल भी बना दी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ये बाहर वाली है सेल वॉल और ये अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना तो आप समझते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ये कहलाता है एपोप्लास्ट, और जो सेल के अंदर का स्पेस होता है वो कहलाता है सिम्प्लास्ट।
अब मुझे एक चीज समझाओ कि जैसे ही वाटर की कमी होगी, जैसे ही वाटर स्ट्रेस होगा, तो सबसे पहले पानी की कमी कहां से होगी? ऑब्वियस सी बात है, एपोप्लास्ट से। वाटर पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव फर्स्ट। क्यों भाई? क्योंकि एपोप्लास्ट बाहर के एनवायरनमेंट के ज्यादा नजदीक है। जैसे ही पानी की कमी होगी, सबसे पहले पानी कहां से निकलेगा? एपोप्लास्ट से निकलेगा। और ये जो सिम्प्लास्ट होता है, इससे बाद में पानी निकलेगा। तो वाटर पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव एट सेकेंड। वहां पे एट फर्स्ट और यहां एट सेकेंड। ये है हमारे पास में प्राइमरी इफेक्ट। अब सेकेंडरी इफेक्ट की बात करते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट में वो सारे इफेक्ट आएंगे जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। जैसे आप समझते जाइए, जब वाटर की कमी हो जाएगी तो सेल एक्सपांड नहीं कर पाएगी ना, तो लीफ एक्सपांशन डिक्रीज होगा। लीफ एक्सपांशन डिक्रीज। पानी की कमी होगी तो सेल के अंदर आयंस की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, आयन टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। जब पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा बंद करेगा प्लांट। स्टोमेटा क्लोजर बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए उसको। स्टोमेटा को क्लोज करेगा। वाटर की कमी होने के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएगी। वाटर की कमी होने के कारण कैविटेशन हो सकता है। कैविटेशन का मतलब होता है कि यहां पे सेल में एयर भर सकती है, एयर इन सेल्स, इसको कैविटेशन बोलते हैं। या फिर एक और प्रोसेस हो सकती है, साइटोराइसिस। साइटोराइसिस का मतलब होता है सेल वॉल डैमेज। सेल वॉल डैमेज, सेल वॉल डैमेज हो सकती है, ये भी एक रीजन है इसका। सेकेंडरी स्ट्रेस इसे भी बोलेंगे अपन। फिर इसके बाद में यदि वाटर की कमी हो जाए तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यदि वाटर की कमी हो जाए तो फिर उसके बाद में प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन डिस्टेबलाइजेशन, मेम्ब्रेन प्रोटीन डिस्टेबलाइजेशन। और अल्टीमेटली क्या हो सकता है? सेल की डेथ। सेल। तो वाटर के ये दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। जब कभी भी हमें डायरेक्ट इफेक्ट पढ़ने हैं तो उन्हें प्राइमरी कहते हैं, जो इनडायरेक्ट होते हैं उन्हें सेकेंडरी कहते हैं। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट के बाद हम बात करते हैं प्लांट के डिफेंस लाइंस के बारे में। प्लांट डिफेंस लाइंस। प्लांट डिफेंस लाइंस का मतलब होता है कि प्लांट के पास में वाटर स्ट्रेस को लेकर के क्या तरीका है बचने का। मतलब प्लांट अपना डिफेंस कैसे करेगा। मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, मतलब 4 लाइन ऑफ डिफेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस से याद रखना। फर्स्ट, जब कभी भी वाटर स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? टर्गर प्रेशर को कम किया जाता है। अब यदि आपने प्लांट फिजियो अच्छे से पढ़ रखी होगी, वाटर रिलेशन पढ़ रखा होगा, तो आपको याद होगा टर्गर प्रेशर कैसे कम किया जाता है या टर्गर प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है रिडक्शन इन
टर्गर डिपेंडेंट एक्टिविटीज। टर्गर डिपेंडेंट एक्टिविटीज में रिड्यूस करना मतलब सेल डिवीजन नहीं कराना, एक्सपांशन नहीं करना, ये सब। दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस है डिफरेंशियल एलोकेशन। डिफरेंशियल एलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स टुवर्ड्स रूट। मतलब फोटोसिंथेट्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस में बनाए हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग, एलोकेशन का मतलब होता है स्टोर करना। जैसे सपोज करो कि यदि सारी कंडीशंस नॉर्मल है तो प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट लीव्स में भी थोड़ा स्टोर करता है, स्टेम में भी करता है, फ्रूट्स में भी करता है। लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट क्या करता है, अपने सारे कार्बोहाइड्रेट को रूट में भेज देता है, ताकि ग्राउंड के ऊपर का पार्ट प्लांट का यदि मर जाए तो उसकी रूट के अंदर फूड स्टोर रहेगा, रूट सरवाइव करेगी, तो हो सकता है प्लांट वापस से सरवाइव कर जाए। आपको ऐसा डेजर्ट प्लांट्स में आसानी से देखने को मिलेगा। डेजर्ट प्लांट्स अपने फूड को रूट्स के अंदर भेज देते हैं, ताकि जब गर्मी का सीजन आता है बिना बारिश वाला, तो प्लांट के बॉडी का ऊपर का पार्ट तो उसकी डेथ हो जाती है और रूट के अंदर अभी भी फूड स्टोरेज रहता है, तो रूट सरवाइव करती है। इसे कहते हैं डिफरेंशियल एलोकेशन। तीसरा तरीका होता है एब्सिशन ऑफ लीव्स। अगर वाटर स्ट्रेस ज्यादा है तो प्लांट में इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इथिलीन के प्रोडक्शन के कारण लीव्स एक्स्ट्रा जो होगी उनको गिरा दिया जाएगा। ज्यादा लीव्स गिर जाती हैं और ज्यादा लीव्स गिर जाएगी तो वाटर लॉस कम होगा, ये किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जो बची हुई लीव्स है उनके स्टोमेटा को बंद किया जाएगा। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। ये 4 लाइन ऑफ डिफेंस आपको इसी तरीके से याद करनी है। पहले टर्गर डिपेंडेंट एक्टिविटी कम करेंगे, जैसे सेल डिवीजन करना, एक्सपांशन करना, ये कम होगा। दूसरा काम क्या होगा यहाँ पे कि जो फूड मटेरियल है उसको रूट में भेज देंगे। तीसरा काम क्या होगा, जो एक्सेस लीव्स है उनको सबको गिरा दिया जाएगा सो दैट वाटर लॉस कम हो, और जो लीव्स बच गई हैं उनके स्टोमेटा को बाद में बंद किया जाएगा। लेट्स सपोज कि ये कोई एक लीफ है। जब कभी भी वाटर डेफिसिट कंडीशंस आती हैं तो वाटर डेफिसिट कंडीशंस के अंदर लीफ के ऊपर एक वैक्स की लेयर बना दी जाती है। यह है वैक्सी लेयर ऑन द लीफ सरफेस। इस लीफ की पूरी सरफेस के ऊपर वैक्स की एक लेयर बन जाएगी, वैक्स लेयर। कब बनेगी, जब वाटर स्ट्रेस हो। अब ये वैक्स की लेयर बनने का फायदा ये है कि लीफ के अंदर का जो वाटर है वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आ सकती। तो ड्यूरिंग वाटर डेफिसिट कंडीशन, अंडर वाटर डेफिसिट कंडीशन, the waxy layer is synthesized over leaf surface, which prevents the water loss at one hand but also inhibits the carbon dioxide uptake at another hand. तो ये हो गया हमारे पास में प्लांट्स के डिफेंस लाइंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिगार्डिंग वाटर स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की 2 कैटेगरी हमने बनाई थी स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। एक होते हैं अवॉइडर्स
और एक होते हैं टॉलरेंट। अवॉइडर्स वो होते हैं जो किसी तरीके से स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे। जैसे अवॉइडर की कैटेगरी के अंदर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं वाटर सेवर का। जी हां, ऐसे प्लांट्स जो अपने बॉडी में पानी को सेव करके रख सकते हैं। अब पानी सेव कैसे होगा, उसके कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका हो गया मल्टी लेयर एपिडर्मिस। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। यदि एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होगी तो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के कारण वाटर लॉस कम होगा। वाटर लॉस कम होगा तो वाटर बचेगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर स्टोरेज टिश्यूज। यदि वाटर स्टोरेज टिश्यूज होंगे तो पानी बचेगा अंदर। जैसे आपने ओपनशिया देखा होगा, कैक्टस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, नागफनी, इस प्लांट के अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं, तभी ये फूले हुए दिखते हैं, सकुलेंट टाइप के दिखते हैं। तो ये वाटर सेवर ही तो है, ये पानी को सेव कर रहे हैं। फिर इसके अलावा क्या किया जा सकता है, कोई वैक्स की लेयर बना ली जाए। वैक्सी लेयर बना ली तो वैक्सी लेयर से वाटर लॉस कम होगा। एक होते हैं संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा यानी कि एपिडर्मिस के अंदर धंसे हुए स्टोमेटा। जैसे मान लीजिए कि ये एक एपिडर्मिस है, अगर यहां डायरेक्ट स्टोमेटा बनते हैं, ये तो हो गए नॉर्मल स्टोमेटा। नॉर्मल स्टोमेटा सीधे सीधे एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो इनसे वाटर लॉस ज्यादा होता है। और जब एपिडर्मिस ऐसे मुड़ जाती है और अंदर एक छोटी सी कैविटी के अंदर स्टोमेटा बनते हैं, ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं संकन स्टोमेटा। ये संकन स्टोमेटा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं होते, तो इनसे वाटर लॉस कम होता है। तो ये वाटर सेवर के एग्जाम्पल हो गए। और उसके अलावा जैसे और क्या किया जा सकता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा यानी ऐसे स्टोमेटा जो रात के समय में खुलते हैं, ओपन ड्यूरिंग नाइट। ओपन ड्यूरिंग नाइट, रात के समय खुलने वाले स्टोमेटा। तो ये वाटर सेवर प्लांट्स हो गए। अब दूसरे आते हैं वाटर स्पेंडर। ये भी अवॉइडर है। वाटर स्पेंडर का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनके पास में स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर भी पानी था और वो आराम से पानी उड़ा रहे थे। जी हां, ऐसे प्लांट्स जिनके पास में स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी पानी उड़ाने के लिए होता है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब प्लांट की लॉन्ग डीप रूट होती है। लॉन्ग डीप रूट्स, जब प्लांट की लॉन्ग डीप रूट होगी ना, तो इतनी नीचे गहराई तक चली जाती है कि नीचे से पानी आ जाएगा और ये नीचे से पानी लेकर के पानी को उड़ाएगा। ये प्लांट के पास कहीं से भी पानी आ रहा है, तो इसको क्या पता स्ट्रेस क्या होता है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों के पास में पैसे नहीं थे, 500 2000 के नोट बंद हो गए थे, पर कुछ लोग थे ऐसे जिनके पास में पहले से पैसे स्टोर करके रख रखे थे। उनको क्या मतलब है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है। सिमिलरली यहां पर वाटर स्पेंडर होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो आती है, इसी के अंदर बता देता हूं मैं, उसे कहते हैं ड्रॉट स्केपर। ड्रॉट स्केपर का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो ड्रॉट को स्किप कर देते हैं। कैसे करेंगे ये, देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है और रेनी सीजन के अंदर वो ग्रो करता है। मान लो रेनी सीजन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां रेनी सीजन खत्म हो गया, फिर उसके बाद में आएगा ड्रॉट।
यहां से लेकर के और यहां तक आगे ड्रॉट है। ड्रॉट के बाद में वापस से रेनी सीजन चालू होगा। सपोज इस तरीके का कुछ नेचुरल प्रोसेस होता है। देखिए कैसे, ये इस तरीके से रेनी सीजन, ड्रॉट, रेनी सीजन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट के सीड्स रेनी सीजन के स्टार्टिंग के अंदर जर्मिनेट करते हैं। ये सीड जर्मिनेट कर दिया और रेनी सीजन के अंदर ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर जाते हैं। ये प्लांट्स, ये प्लांट है वो रेनी सीजन में फ्लोरिश कर गया और रेनी सीजन के लास्ट तक ये प्लांट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्लांट ने फ्लावर बनाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया और रेनी सीजन खत्म होने तक इनके सीड्स सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं। अब पूरे ड्रॉट में ये सीड पड़ा रहेगा और जब वापस दूसरी रेनी सीजन आएगी तो ये सीड वापस जर्मिनेट करेगा। इसका मतलब इस प्लांट ने क्या किया, इस प्लांट ने ड्रॉट सीजन को कभी फेस ही नहीं किया। जब भी ड्रॉट सीजन आती है तब तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये ड्रॉट की वजह से नहीं मरा, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने की वजह से मरा है। ऐसे मत सोचना कि ड्रॉट आई इसलिए इसकी डेथ हुई है, नहीं, ड्रॉट के कारण नहीं, इसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, इसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया तो इसकी डेथ हो जाती है। ये प्लांट कहलाता है एफेमेरल। ऐसे प्लांट्स एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं और ये प्लांट्स आपको रेगिस्तान के अंदर बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। एफेमेरल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ड्रॉट स्केपर, क्योंकि ड्रॉट वाली सीजन में ये सीड की फॉर्म में सॉइल में पड़े रहते हैं और जैसे ही ड्रॉट खत्म हुआ वापस से ये तुरंत जर्मिनेट करेंगे। तो आपके पास में 3 टाइप के प्लांट्स हैं जो स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जो पानी को सेव करके रखते हैं, ऐसे प्लांट्स जो पानी को स्पेंड कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जो ड्रॉट आने से पहले अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन टॉलरेंट प्लांट्स की। टॉलरेंट प्लांट्स के पास में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो प्लांट स्ट्रेस कंडीशन को अवॉइड कर सके। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, फेस द रियल स्ट्रेस। ये रियल स्ट्रेस को फेस करते हैं। जब ये रियल स्ट्रेस को फेस करते हैं तो इनकी बेचारों की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, ग्रोथ रिड्यूस्ड, और इनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। फिर बाद में जैसे इनको थोड़ा पानी मिलेगा फिर ग्रोथ करेंगे, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं टॉलरेंट प्लांट्स। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एक प्लांट होता है टेरिडोफाइटा जिसको कहते हैं सिलेजिनेला। सिलेजिनेला ये टेरिडोफाइटा है। सिलेजिनेला के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लांट आपने शायद देखा है कभी बस स्टैंड के ऊपर या कभी किसी मेले में, पब्लिक प्लेस में। एक सूखा सा प्लांट बेचते हैं लोग, एकदम ड्राई प्लांट होता है इस तरीके का, और इस प्लांट का ऐसे गुच्छा होता है सूखा हुआ एकदम से। आप इस प्लांट को जैसे ही पानी के अंदर रखते हो, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ये प्लांट है वो अच्छे से ग्रीन हो जाता है। पानी से वापस बाहर निकालते हो, ये प्लांट वापस से ड्राई हो जाता है, पर ये मरता नहीं है प्लांट। ये प्लांट है सिलेजिनेला लेपिडोफिला। ये देखा होगा आपने, बस स्टैंड पे लोग बेचते रहते हैं। तो इसे कहते हैं टॉलरेंट प्लांट। बेचारे के पास में कोई तरीका नहीं है स्ट्रेस अवॉइड करने का, तो जब जब स्ट्रेस आता है तब तब इसकी ग्रोथ रुकती है। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लांट रेस्पॉन्स अगेंस्ट वाटर स्ट्रेस।
जब वाटर का स्ट्रेस आएगा तो प्लांट क्या रेस्पॉन्स देगा, देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा बंद करते हैं। स्टोमेटा क्लोजर। स्टोमेटा क्लोजर दो टाइप का होता है। कैसे? एक होता है हाइड्रो एक्टिव क्लोजर। क्या मतलब है हाइड्रो एक्टिव क्लोजर का? हाइड्रो एक्टिव क्लोजर का मतलब है कि जब स्टोमेटा ओपन होने की प्रोसेस की उल्टी प्रोसेस हो जाए। यदि आपने स्टोमेटा ओपनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखो लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। जब अपने पास में प्लांट के अंदर मतलब रिवर्स एक्टिविटीज हो जाए स्टोमेटा क्लोजिंग की, जैसे स्टोमेटा को जब ओपन करना होता है तो पोटेशियम आयन स्टोमेटा की गार्ड सेल में आते हैं। यहां पर पोटेशियम गोज आउट ऑफ गार्ड सेल्स। ऐसे टाइप के स्टोमेटा बंद होने की प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोएक्टिव। दूसरी प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं हाइड्रोपैसिव। हाइड्रोपैसिव का मतलब होता है कि जब वाटर सीधा गार्ड सेल से उड़ जाए, वाटर डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाए, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से सीधा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, इसे स्टोम हाइड्रोपैसिव क्लोजर बोलते हैं। एक और क्या हो सकता है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ेगा, एबीए सिंथेसिस इंक्रीज होगी। एब्सिसिक एसिड तो वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये तो बनने वाला ही है डेफिनेटली। एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वाटर स्ट्रेस के दौरान प्लांट की रूट की ग्रोथ बढ़ा देता है, क्योंकि रूट लंबी होगी तो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होने के चांस है, तो रूट इलोंगेशन प्रमोट करता है। लेकिन वाटर स्ट्रेस के दौरान एक बार शूट की जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा, मतलब शूट अगर ज्यादा बड़ा होगा तो वाटर का लॉस ही ज्यादा होगा क्योंकि उससे इवेपोरेशन होता है, तो शूट ग्रोथ को रिड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड। शूट ग्रोथ रिड्यूस, वाटर स्ट्रेस के दौरान की बात हो रही है अपन। अच्छा, एब्सिसिक एसिड को स्टोर कहां करेंगे? ABA इज स्टोर्ड इन एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के अंदर एब्सिसिक एसिड को स्टोर किया जाए। ये एब्सिसिक एसिड के बारे में हो गया। अब उसके बाद में एक और प्रोसेस होती है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है तो ये मान लीजिए कोई रूट हेयर सेल्स है और ये रूट हेयर है, रूट हेयर, और ये है इस रूट हेयर की वैक्यूल, रूट हेयर सेल की वैक्यूल, और ये रूट हेयर सेल है। वाटर का एब्जॉर्प्शन तो इसी से होगा। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब बाहर वाटर की कमी होती है, वाटर स्ट्रेस होता है, तो ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है। जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और जब सेल में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो बाहर वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हालांकि बाहर बहुत कम पानी है,
फिर भी सेल इतने ज्यादा सोल्यूट बनाएगी कि बाहर का पानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लगने लगेगा और ये वाटर अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। क्या किया यहां पे सेल ने? प्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सॉल्यूट्स का प्रोडक्शन किया है सेल ने। अब हमारे पास में एक टर्म आता है और वो टर्म है कॉम्पैटिबल सॉल्यूट्स। कॉम्पैटिबल सॉल्यूट्स का मतलब क्या? ऐसे सॉल्यूट्स जो सेल के अंदर बनते हैं परंतु वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब नहीं करते। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो बन जाए और बनकर के कहां स्टोर हो जाए? वैक्यूल में जाके, जिससे कि एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाए। ये सेल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसे कहते हैं कॉम्पेटिबल सॉल्यूट्स। क्या है ये कॉम्पेटिबल सॉल्यूट्स? देखिए मैं बताता हूं आपको। ऐसे सॉल्यूट्स that are synthesized in cell but do not interfere with cellular metabolism। सेल की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करते। तो फिर इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ इतना सा है, दे क्रिएट वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स हैं उनके नाम लिखा देता हूं जो कॉम्पिटिबल हैं। एक एक करके लिखते जाएंगे, सभी के नाम लिख लेंगे अपन यहां पे। जैसे एक है कॉम्पिटिबल सॉल्यूट के अंदर प्रोलीन। अमाइनो एसिड है पर ये वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है और ये सॉल्यूट की तरह भी बिहेव करता है। ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है ये भी। फिर उसके बाद में एक और कंपाउंड है जिसे कहते हैं प्रोलीन बीटेन। प्रोलीन बीटेन्स। एक होता है ग्लाइसिन बीटेन्स। ग्लाइसिन बीटेन्स। ग्लाइसिन बीटेन को बोलते हैं मेजर ओस्मो प्रोटेक्टेंट। ओस्मो प्रोटेक्टेंट, मेजर ओस्मो प्रोटेक्टेंट है ग्लाइसिन बीटेन। इसके अलावा कुछ सुगर एल्कोहल्स होते हैं। सुगर एल्कोहल्स। शुगर एल्कोहल्स के अंदर एक आएगा आपका सॉर्बिटॉल, एक आएगा मैनिटॉल, एक आएगा एराबिनिटॉल, एक आएगा पिनिटॉल, एक आएगा बस ये इतने ही है। तो ये शुगर एल्कोहल्स है। इनके अलावा कुछ शुगर्स भी होती हैं और कुछ अलग कंपाउंड जैसे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और जैसे फ्रक्टोज, जैसे रेफिनोज और इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर मेजर आएगा पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है। और NaCl भी होता है
ये भी कॉम्पेटेबल सोल्यूट की कैटेगरी में आएगा, इसको भी स्टोर किया जाएगा। पर एक चीज नोट डाल के लिख लेते हैं अपन, नोट, ग्लूकोज कॉम्पेटेबल सोल्यूट नहीं होता कभी। ग्लूकोज इज नॉट ए कॉम्पैटिबल सोल्यूट। क्या मतलब इसका? ग्लूकोज एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको कभी भी एज कॉम्पेटिबल सोल्यूट यूज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सेल के अंदर वाटर स्ट्रेस आया और सेल ग्लूकोज को वैक्यूल के अंदर स्टोर कर रही है, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रख लेना, ग्लूकोज एक कॉम्पेटिबल सोल्यूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं अपन, एक और तरीका है, जैसे ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट वाला हो गया, एक और तरीका है, जब वाटर स्ट्रेस आता है तो एक प्रोटीन बनता है, इसे कहते हैं लिया प्रोटीन। लिया प्रोटीन, लिया प्रोटीन की फुल फॉर्म देखो क्या होती है, ये है लेट एम्ब्रियो जेनेसिस प्रोटीन। लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन मतलब, आपको एक चीज बताता हूं, सुनिएगा गौर से। जब प्लांट के लाइफ में स्ट्रेस कंडीशन आने वाली होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल आने वाला होता है, तो प्लांट क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि प्लांट को यह लगता है कि कल को यदि मैं मर जाऊं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो मेरे सीड्स तो जिंदा रहे, और सीड्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर पड़े रहेंगे, नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके प्लांट बनाएंगे, तो प्लांट स्पीसीज तो बची रहेगी ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं? स्ट्रेसफुल कंडीशन आने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो के सामने अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, इसलिए ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो के साथ कुछ प्रोटीन्स बना के डाल दिए जाते हैं। ये प्रोटीन्स हाईली हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि उस एम्ब्रियो की डेथ ना हो जाए डिहाइड्रेशन से। ऐसे प्रोटीन्स को लिया प्रोटीन कहते हैं, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन, जो एम्ब्रियोजेनेसिस की लेटर स्टेज के अंदर बनाए जाते हैं, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन कहलाते हैं। और ये लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन वाटर को स्टोर करते हैं। दे आर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स। हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स हैं तो पानी को स्टोर करेंगे। इनको खुद को कहां स्टोर किया जाता है? दे आर स्टोर्ड इन वेजिटेटिव सेल्स। प्लांट की जो वेजिटेटिव सेल्स होती है ना, उनके अंदर प्लांट इनको स्टोर करेगा। उसके अलावा जो लिया प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्लांट जो है वो एचएसपी प्रोटीन भी बनाता है। एचएसपी प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन्स। तो मैं इसके बारे में आपको जब हीट वाला आएगा तभी मैं बता दूंगा अच्छे से आपको, है ना। नेक्स्ट एक और चीज बताता हूं आपको मैं, ऑस्मोटिक रेस्पॉन्स क्या होता है प्लांट्स का। ऑस्मोटिक रेस्पॉन्स, इसको इन शॉर्ट समझना पड़ेगा। ऑस्मोटिक रेस्पॉन्स, मान लीजिए कि प्लांट के सामने ऑस्मोटिक स्ट्रेस आ गया। ऑस्मोटिक स्ट्रेस 3 टाइप का बताया मैंने, कोई सा ही आ गया। अब क्या होता है कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस के अलावा यदि हीट स्ट्रेस आ जाए,
या कोल्ड स्ट्रेस आ जाए। चिलिंग स्ट्रेस में और कोल्ड स्ट्रेस में हल्का सा डिफरेंस रहेगा, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको डेफिनेटली बताऊंगा। जब कभी भी ऑस्मोटिक स्ट्रेस आता है तो प्लांट की बॉडी में एब्सिसिक एसिड बनता है, इसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड डिपेंडेंट पाथवे। डिपेंडेंट पाथवे, एब्सिसिक एसिड डिपेंडेंट पाथवे। जब एब्सिसिक एसिड यहां पर बनेगा तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का नाम है एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन या एब्सिसिक एसिड फैक्टर्स। ये एक टाइप के बीजिप कैटेगरी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और इनके फॉस्फोराइलेशन से ये खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो सुनते हैं। ये एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ऐसे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं जिन जीन्स की अभी सख्त जरूरत है। जैसे ये कोई जीन का प्रमोटर है और ये प्रमोटर के आगे ये जीन है और ये जीन के आगे इनका टर्मिनेटर है, इस तरीके से। ये जो प्रमोटर पार्ट है, इतना पार्ट प्रमोटर, इस प्रमोटर पार्ट के अंदर एक सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, बेस पेयर्स का सीक्वेंस है, उसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट। सीक्वेंस को कहते हैं एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं, और इसके ऊपर बाइंड होंगे तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से रेस्पॉन्स दिया जाता है स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस आती है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। ये एब्सिसिक एसिड ऑल्सो एक्टिवेट्स MyC2 एंड MyB2 टाइप के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी स्ट्रेस रेस्पॉन्स में काम आते हैं। जैस्मोनिक एसिड भी इन MyC2 MyCB को एक्टिवेट कर सकता है। MyC2 MyB2 इनको एक्टिवेट कर सकता है। ये तो हो गया एब्सिसिक एसिड डिपेंडेंट पाथवे। अब एक पाथवे होता है जिसमें एब्सिसिक एसिड नहीं बनता, इसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड इंडिपेंडेंट पाथवे। एब्सिसिक एसिड इंडिपेंडेंट पाथवे हीट स्ट्रेस से भी शुरू होता है, कोल्ड स्ट्रेस से भी शुरू होता है, और ऑस्मोटिक स्ट्रेस से भी शुरू होता है। मतलब इस पाथवे के अंदर एब्सिसिक एसिड नहीं बनाना अपने को। जब एब्सिसिक एसिड नहीं बनाना तो दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट B2 और एक होता है डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट B1। ये डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट B2 है, इसको बोलते हैं AP2 या इसको बोलते हैं ERF, और ये जो B1 है इसको बोलते हैं AP2 या इसको भी बोलते हैं ERF, मतलब ये सेम कैटेगरी के हैं। अब यहां पर क्या होगा कि दूसरे जीन्स है जिनकी जरूरत है, और ये जो जीन है इनके अंदर प्रमोटर है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर के अंदर एक सीक्वेंस है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट। ये इसको जाके बाइंड होते हैं। जब ये इसके ऊपर बाइंड होते हैं तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन का एमआरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, और स्ट्रेस टॉलरेंस आ जाता है। इसे कहते हैं ऑस्मोटिक स्ट्रेस। मतलब प्लांट एब्सिसिक एसिड बना के या नहीं बना के किसी तरीके से स्ट्रेस को टॉलरेट करेगा। अब ये जो डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट है इसमें 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और एब्सिसिक एसिड
रेस्पॉन्स एलिमेंट है, इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड मैं लिखवा देता हूं। देखो एक तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, AREB, ये है एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये जाके बाइंड करता है ABRE से, इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट, रेस्पॉन्स एलिमेंट, एलिमेंट मतलब डीएनए का पार्ट। इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 6 एंटिडीज न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और दूसरा है डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट B1 या B2। तो डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इनसे डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड होंगे, ये डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट, ये है डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्स एलिमेंट। इसमें होते हैं 9 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ये 9 न्यूक्लियोटाइड्स का मिलके बना होता है। ये हुआ अपने पास में वाटर स्ट्रेस को लेकर के सारी बातें। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं फ्लड स्ट्रेस, यानी पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे फ्लड स्ट्रेस कहते हैं। क्या मतलब है फ्लड स्ट्रेस का? फ्लड स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि ये प्लांट है और ये प्लांट की रूट्स है, ये मिट्टी है और ये रूट्स है। अगर प्लांट के रूट में इस पानी की एक्सेस हो गया, ये वाटर है, बहुत ज्यादा 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 पानी है, ये वाटर है, तो आप ये मान के चलिए कि जब वाटर कंडीशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होती है, और जब ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होगी तो रूट्स के लिए एनएरोबिक कंडीशन आ जाएगी, एनएरोबिक कंडीशंस। जब एनएरोबिक कंडीशंस आ जाती है तो रूट डैमेज होती है। अच्छा, एक चीज और, यहां वाटर एक्सेस में है, हाई वाटर है, तो ये हाई वाटर क्या करता है, रूट में एंटर करता है, एंटर रूट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी एंटर करता है, हर कहीं से एंटर करने लगता है। अगर हर कहीं से एंटर करेगा तो रूट फिर डैमेज होगी, और आपको पता है कि रूट, प्लांट की रूट होती है, और अगर रूट ही डैमेज हो जाए तो प्लांट की डेथ तो होगी होगी। ये हुआ अपने पास में रिगार्डिंग वाटर स्ट्रेस। आगे के स्ट्रेस हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।